नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानियों के सफरनामे में। हम सुन रहे थे लप्पू जन्ना। तो आइए सुनते हैं अगला भाग। लप्पू जन्ना भाग 17। लाल बेल बॉटम और सुकड़ू का ठुकड़ू। दिसंबर जनवरी के दिन थे। 2 हफ्ते की सर्दियों की छुट्टियां हुईं। लाल बेल बॉटम पहनने वाला अंग्रेजी पढ़ाने वाली पड़ोसी मैडम का भाई इस बार नैनीताल से गिटार लेकर आया था। मैं उसका प्रशंसक था, जबकि लफत्तू को उससे नफरत थी। बातचीत में उसका जिक्र आते ही लफत्तू गाली जान का निर्बाध प्रदर्शन करने लगता था। छुट्टियों के कारण लफत्तू द्वारा संचालित होने वाला गुच्ची प्रशिक्षण कुछ दिन ठंडा पड़ गया और बहुत समय बाद हमारी छत बंटू, लफत्तू, सत्तू और यदा कदा फुच्ची की संगत में क्रिकेट के लंबे लंबे सेशनों से आबाद रहने लगी। एक रात लाल बेल बॉटम के घर बढ़िया भीड़ जुटी। डिग्री कॉलेज के मास्टरों से लेकर जंगलात के बड़े अफसर इस भीड़ का हिस्सा थे। इस बेहद संभ्रांत आयोजन में किसी भी पड़ोसी को नहीं बुलाया गया। अगले रोज पता चला कि अंग्रेजी मैडम के यहाँ नए साल की पार्टी हुई। अंग्रेजी गानों के रिकॉर्ड बजे, केक खाया गया और शराब पी गई। अंग्रेजी मैडम ने भी पी। पार्टी में भाग ले चुके भाग्यशाली लोगों के साथ जिस किसी का भी कैसा ही कोई संबंध था, वह अपने अपने आत्मविश्वास के हिसाब से इस बात को जल्दी जल्दी समूचे रामनगर में फैला देना चाहता था कि शहर तरक्की की राह पर है। होली दिवाली तक ठीक से न मना पाने वाले लोगों से आबाद रामनगर में दारू पी रही एक स्त्री की उपस्थिति में गमगमाए किसी घर से गिटार के सुरों के साथ हैप्पी न्यू ईयर की आवाज आने को परंपरावादी, आधुनिकतावादी और उत्तर आधुनिकतावादी तमाम कोणों से परखे जाने का सिलसिला चल निकला। लाल बेल बॉटम गिटार लेकर अपनी छत पर झमझम करता रहता और नाक तक बह आए चश्मे को अदा के तौर पर अपनी सबसे छोटी उंगली से ऊपर करता। लफत्तू ने उन दिनों अपनी चाल में इस फैशनेबल संगीतकार लौंडे की पैरोडी जोड़ ली थी और हमें देखते ही वह दाएं हाथ के अंगूठे और पहली उंगली को जोड़कर दूसरी बाह को सीधा कर उसे हवाई गिटार बनाकर बजाता हुआ झाया झप्पा हब्बा 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 गाना चालू कर देता। हम हंसते हंसते दोहरे हो जाते जब वह चश्मा ऊपर खिसकाने की एक्टिंग करता और आंख मारकर कहता, हैप्पी न्यू ईयर। हम क्रिकेट खेल रहे थे जब एक दिन लाल बेल बॉटम हमारी छत पर जाने कहां से अवतरित हो गया। उसने हेलो कहा। नाक पोंछते हकबकाए हुए हमने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उसे और उसके बाद उसके गिटार को। मैं आप लोगों का खेल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दीदी की छत पर कुछ काम चल रहा है। शोर की वजह से मैं वहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगले हफ्ते मेरा म्यूजिक का एग्जाम है। आप खेलते रहिए, मैं एक कोने पर प्रैक्टिस करता रहूंगा। इत्ते कै दो धाबू की छत पे कल्ले जो करना है। अंपायर लफत्तू ने कर्री आवाज में आदेश जारी किया। उससे ढाबू की छत का रास्ता दिखा दिया गया। अपने से 2-4 साल बड़ा यह नैनीताली लौंडा मुझे उतना खराब नहीं लगा जैसा उसके बारे में उड़ाई जा रही अफवाहें बताती थीं। मुझे अचरज हुआ कि बाजे वगैरह की कोई परीक्षा भी होती है। करीब 3 मिनट तक पड़े इस व्यवधान के दौरान केवल लफत्तू ही अपना आत्मविश्वास बचाए रख सका। लाल बेल बॉटम की संभ्रांतता ने हमारी हवा निकाल दी थी। उसका चमचमाता गिटार, पीतल की चेन लगी 30 इंची मोहरी वाली लाल बेल बॉटम हमारी कल्पना से कहीं आगे की चीजें थीं। अब तलो बेटे, स्टार्ट कहते हुए खींचे भुनभुनाए लफत्तू ने खेल शुरू कराया। पर खेल में मन किसका लगना था। रुक ना 1 मिनट, भैया का गिटार देख। यह बहुत कम बोलने वाला बंटू था, जिसकी पूरे रामनगर में साख केवल इस वजह से थी कि उसके पापा मोटरसाइकिल चलाते थे और जाड़े, गर्मी, बरसात सारे मौसमों में बकायदा काला चश्मा पहनकर निकलते थे। लफत्तू ने अपमानित महसूस किया। मुझसे बोला, बंतू आउत।
अब तेली बाली। मैंने बैट संभाला, पर बॉलिंग कौन करता? बंटू ढाबू की छत पर पहुंचकर अपने नए नए बने भैया को देखता मंत्रमुग्ध खड़ा था। एक नाटकीय फैसला लेते हुए लफत्तू ने कहा, तू खेल, मेरी बॉलिंग। मुझे याद नहीं उससे पहले लफत्तू ने कभी खेल में हिस्सा लिया हो। दलना मत बेटे, फात नहीं कलूंगा, इतपिन कलाऊंगा। लफत्तू ने बहुत अदाएं झाड़ते हुए रबड़ की गेंद पर थूक लगाया, फिर उसे हवा में चूमा और दय माता दी कहते हुए रनअप चालू किया। आड़ी तिरछी लय में हौले हौले चलता, मस्ती में गाता हुआ वह मेरी तरफ बढ़ रहा था। बेल बातम बेल बातम, भेल फातम भेल फातम। ले बेटे, ये कहकर उसने गेंद फेंकी जो मेरे बैट से टकराई और लप्पा कैच बनकर हवा में ऊंची उठी। उधर लाल बेल बॉटम का झांझे झप्पा चालू था। इधर कैच लेने को नाचने की मुद्रा में बढ़ते लफत्तू का नया गाना, बेल बातम भेल फातम। आउट है एम्पायर, कहकर उसने अनुपस्थित अंपायर की तरफ अपील की। खुद ही वापस बॉलिंग एंड पर जाकर अंपायर बना और उंगली उठाकर आउट दे दिया। देखी मेली इचपेन, तल पिड्डू ले ले दुबाला खेल ले बेटे। आउट हो जाने के बाद कमजोर खिलाड़ी को दिया जाने वाला एक्स्ट्रा चांस पिड्डू कहलाता था। लफत्तू की स्पिन, उसके गीत और लाल बेल बॉटम की झाइयां झप्पा से मेरा मन उखड़ गया। कुछ बहाना बनाकर मैं नीचे घर चला गया। 5 मिनट बाद छत पर पहुंचा तो लफत्तू और बेल बॉटम वाकई युद्ध में लीन थे। बंटू घबराया हुआ दिख रहा था। मसला यूं हुआ था कि मेरी अनुपस्थिति में लफत्तू के भेल फातम गायन के चरम पर पहुंचने के बाद बेल बॉटम समझ गया कि 2 कौड़ी का एक गनवार छोकरा उसका मजाक उड़ा रहा है। मुझे पागल थमल लिया। तू जाए झप्पा कल्ला था तो मैंने कुत का तुत्ते मेला गाना ए मुझे लोकने वाला तू कौन होता है, तूतियम थलफेद बीओ ओई। लफत्तू ने मुझे देखा तो उसका हौसला बढ़ा। उसने गाते हुए नाचना चालू कर दिया। बेल बातम भेल फातम। लाल बेल बॉटम खींच कर बोला, इडियट्स, और गिटार को खोल में डालने लगा। ईदियत कितको बोल लिया बे, इंग्लिश मुझे भी आती है। मैं ईदियत तो तू बिलैदी बात के। इनके मुंह कौन लगे कि मुद्रा बनाकर नैनीताल का हीरो जाने लगा तो लफत्तू जोर से बोला, लाल मुंह की तातली खागा बे, बिलैदी हुत। लफत्तू के पापा यदा कदा अंग्रेजी में उसे ब्लेडी बास्केट और ब्लेडी होस कहकर दुत्कारते थे। विरासत में अर्जित उसी अंग्रेजी ज्ञान की बदौलत उसने हमारी लाज बचाई। मैडम द्वारा शिकायत किए जाने की सूरत में घरवालों द्वारा मारे पीटे जाने का हमें थोड़ा खौफ हुआ, लेकिन लाल बेल बॉटम उसके बाद मोहल्ले में कभी नजर नहीं आया। बहुत समय नहीं बीता था जब अंग्रेजी मैडम की न्यू ईयर पार्टी के बाद लफत्तू के पापा ने अपने घर पर गीतों की संध्या जैसा कोई आयोजन रखा। मेरे घर से मेरे पापा और मैंने शिरकत की। बाहर वाले कमरे की सारी कुर्सी मेजें बाहर सड़क पर रख दी गई थीं। भीतर गद्दों दरियों पर महफिल जमी थी। हमने प्रवेश किया तो संगीत संध्या शुरू हो गई थी। हारमोनियम की पेंपे और तबले की भद्द भद्द के ऊपर एक अंकल जी जय मां शारदे गा रहे थे। लफत्तू ने मुझे अंदर बुलाकर पर्दे से लगाकर रखे एक स्टूल पर अपने साथ बिठा लिया। भीतर रसोई में औरतें और बर्तन खटपट कर रहे थे। पके हुए भोजन की खुशबू तैर रही थी। लफत्तू के पापा के दफ्तर में काम करने वाले चंदू भैया नामक चपरासी विशेष ड्यूटी पर लगाए गए थे और वे बड़ों के कमरों में कांच के गिलास, पानी, पकौड़ी इत्यादि की सप्लाई में व्यस्त थे। पेन पे और भद्द भद्द की आवाजों के ऊपर उठने की कोशिश में लगे गायन के बोल समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि भीतर हर कोई कुछ बोल रहा था। अचानक सब चुप हो गए और लफत्तू के पिता ने अपनी जगह से अधलेटे कहा, अरे आइए आइए मास साहब आइए। मुर्गा दत्त मास साहब भीतर आए। उनके साथ 2 लोग थे। मुर्गा दत्त मास साहब को आया देखकर
मुझे लगा लफत्तू के पापा बहुत बड़े आदमी हैं। उनका ऐसा खौफ था कि मुझे लगता था वे सोते में भी संटी बगल में रखे रहते होंगे। यहाँ तो वे कुर्ता पाजामा पहनकर आए थे और चंदू भैया द्वारा प्रस्तुत किए गए पदार्थ को स्वीकार भी कर रहे थे। टेबल हारमोनियम की आवाजें कुछ देर ठहर गईं। साथ आए दो लोगों में से एक जो सारस जैसा दिख रहा था, उसका परिचय मुर्गा दत्त मां साहब ने कराया। पंडित रामलायक निर्जन और पंडित जी प्रिंसिपल साहब की बुआ के बेटे हैं। छुट्टी के बाद यहाँ अपने कॉलेज में बच्चों को संस्कृत सिखलावेंगे। महात्मा आदमी है। पंडित जी भतेरे गाने जानते हैं और शायरी बनाते हैं, जभी तो उपनाम धरा है निर्जन। दूसरा आदमी पशु अस्पताल का डॉक्टर निकला। वह लफत्तू के परिवार का पूर्व परिचित था और पिछले ही हफ्ते तबादले पर रामनगर आया था। अपनी तारीफ सुनते ही पंडित जी के चेहरे पर वाकई निर्जनता छा गई। चंदू गिलास ले आया था, जिसे उन्होंने एक घूंट में खाली किया और नकली गंभीरता ओढ़ ली। कुछ देर में उन्होंने हारमोनियम टेबल वालों से इशारों में कुछ कहा और अपनी नाकदार स्त्रैण आवाज में गाना शुरू किया। मेरे जीवन में ओ प्रियतमा, तेरी याद का साया है। उनके प्रियतमा कहने की शैली में कुछ था कि लोगों की हल्की हंसी छूट जा रही थी, पर प्रियतमा की याद के मारे निर्जन वन में बैठे पंडित जी हर किसी से बेजार थे। वे आधे घंटे से बेसुरा गाते हुए सुनने वालों को पका रहे थे और इस बीच चंदू का लाया पेय 5 बार उद्रस्त कर चुके थे। गाना आधा छोड़कर वे अचानक उठे और भागते हुए घर के बाहर सड़क पर चले गए। अब वे नाली में झुककर वाक वाक कर रहे थे। गोबर डॉक्टर अनौपचारिक तरीके से भीतर के कमरों में आ जा रहा था। बैठक वाले कमरे में हमारे पड़ोसी वैद्य जी नशे में आ चुके थे और आहम लंबामी कहते हुए लफत्तू के पहले से लधरे पापा पर गिरे जा रहे थे। घर से बुलावा आने पर मेरे बाबू मुझे देर होने की स्थिति में लफत्तू के साथ वहीं सो जाने की हिदायत देकर जा चुके थे। हारमोनियम मुर्गा दत्त मां साहब ने थाम लिया था और वे रामलीला का तेरा अभिमान सब जाता रहेगा ओ रावण, नए दुख रोज तू पाता रहेगा वाला विभीषण का डायलॉग गाने लगे थे। इसे सुनकर वैद्य जी आवेश में आकर खड़े हो गए और नाचने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। गाना खत्म होते ही उन्होंने एक बार हक बकाकर मुर्गा दत्त मां साहब को देखा, फिर लफत्तू के पापा को। जैसे उन्हें कुछ याद आया और वे अहम लंबामी कहते हुए अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। इस अफरा तफरी में खाना लगा दिया गया। खाने के बाद मेहमानों को विदा करने का समय आया। चलो बच्चों, चलो गमलू, चलो कुच्चू, भीतर की तरफ मुंह करते हुए डॉक्टर साहब ने जोर से कहा। बिल्कुल भीतर वाले कमरे से लफत्तू की छोटी बहन के साथ बाहर निकली गमलू और कुच्चू हमारी आयु की 2 बेहद सुंदर जुड़वा लड़कियां थीं। दोनों ने एक जैसी गुलाबी स्कर्ट पहन रखी थी, जिन पर नीली पीली गुड़ियां बनी हुई थी। पापू थक गया मैं, ये कहकर उनमें से एक अपने बाप के पैरों से लिपट गई। सकीना प्रकरण के बाद यह मेरी दूसरी मौत थी। सबके जाने के बाद जब परिवार वालों ने भी खाना खा लिया, लफत्तू के पापा के इसरार पर चंदू भैया ने हारमोनियम संभालकर एक शायरी गाना शुरू किया। सूकड़ू होता है इंसान ठुकड़े खाने के बाद। उसे सुनते हुए मैंने खुद को एक रूहानी आवेश की गिरफ्त में पाया। मैं अगले 100 बरसों तक मोहब्बत की ठुकड़ें खाते हुए सूकड़ू बनने की जद्दोजहद में फंसे अपने मुस्तकबिल को साफ देख पा रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह किस्सा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे एक और मजेदार किस्से के साथ। धन्यवाद।